सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। आपका फेवरेट डे वैलेंटाइंस डे से भी रिलेटेड न्यूज है। एज यूजुअल आपको वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने दिया जाएगा, बट चलिए उसका हम अपना एजुकेशनल एस्पेक्ट देखेंगे। थिंग्स विल रिमेन द सेम लाइक एवरी ईयर, हर साल होता है ये कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम अपना एस्पेक्ट देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या चीजें और हम कैसे उस पर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। An appeal to mark Feb 14 as Cow Hug Day। ये एक्चुअली एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ना, एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है AWB। उसने एक अपील की है लोगों से कि आप काउ हग डे मनाइए वैलेंटाइंस डे के दिन, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है और फिर अगर काउ हग डे मनाएंगे तो हम अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे, दिस दैट बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे रिलेटेड ना कुछ केसेस है। एक्चुअली काउ हग डे से रिलेटेड केसेस नहीं है, काउ से रिलेटेड केसेस है और एनिमल क्रुएलिटी से रिलेटेड केसेस है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि आर्टिकल 14 जो है 48 सॉरी आर्टिकल 48 जो है वो उस पर्टिकुलर चीज से डील करता है। तो वी शैल बी डाइव इनटू इट कि क्या क्या हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और क्या होता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। इन दो चार चीजों पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। RBI लिफ्ट्स लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने कहा था अपने बजट में कि हम 5.4% तक का ही इन्फ्लेशन रहेगा लास्ट ईयर तक, और हमारा GDP जो है वो 6.2 से 6.8% के आसपास रहने वाला है। तो ये कैसे रहेगा, इस पे RBI मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करेगी। तो RBI ने वही किया, RBI की MPC ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस किया और 0.25 का चेंज किया। 0.25 बेस पॉइंट जो होता है मतलब 6.5% हो गया, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, तो +-4। इसको भी हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है और किस कमिटी ने इस चीज का रिकमेंडेशन दिया था। थर्ड है हमारे पास नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर ग्रीन ट्रांजिशन। तो अभी अगर आपने बजट देखा होगा, ये बजट वाली वीडियो भी ध्यान से देखी होगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, तो उसमें ग्रीन कार्बन या ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई थी। उसमें बात की गई थी ग्रीन H2 की, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई थी। तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड ये है कि ग्रीन ट्रांजिशन पे कैसे जाए और नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती है और इंडिया के साथ क्या उसका एस्पेक्ट है, उसको हम फोकस करेंगे। उसके बाद हमारे पास व्हाट आर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अनफिट फॉर द हाउस एंड हाउ दे कंपाइट। ये काफी इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कल राज्यसभा में, जब इवन आई वॉच दैट सेशन। आप लोग भी देखना, ये देखना चाहिए कि कैसे ऑपोजिशन काम कर रहा है, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या क्या होता है एग्जैक्टली ये प्रोसेस। तो जगदीप धनखड़ साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो लॉ पढ़ के आएंगे और वो इस तरह से बिहेव करेंगे, बट चलिए बातें होती रहती हैं पार्लियामेंट में। तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स क्या है, क्या होता है इम्पंज्ड, क्या होता है एक्सपंज कर देना, क्या होती है बाकी सारी चीजें, व्हाट इज दिस रॉककॉब रूल्स ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोसीजर्स जो होती है, तो उसको हम देखेंगे। रूल्स फॉर प्रोसीजर, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। हाउस ऑफ कॉमन से भी रिलेट करेंगे जो कि ब्रिटेन का है, ठीक है। चलिए, और एज यूजुअल आज की न्यूज में आपको दो चार बातें हैं जो कॉमन दिखेंगी। एक चीज तो आपको टर्की वाला है जो बढ़ गया है, 11,000 हो गया। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज 2 दिन पहले की वीडियो देख लेना, टर्की का सारा क्लियर हो जाएगा। अर्थक्वेक और मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, अगर जिसको नहीं पता है उस वीडियो को जाके देखो। रिक्टर स्केल नाम का चीज अब नहीं रहा, अब होता है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MW, ठीक है। ये सब चीजें हैं, तो प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन अपडेट। और एक टॉपिक आया है अगेन ऑन कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है वो, जो रिपीटेड टॉपिक है फिर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एन अपील टू मेक Feb 14 एज काउ हग डे। तो चलिए, ये तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का है कि इमोशनल रिचनेस बढ़ाने के लिए काउ हग डे मनाइए 14 फरवरी को। तो हमारे काम की क्या चीज है वो इस चीज को देखना होगा, बट इस चीज को फार्मर्स ने अपोज किया है, जो डेयरी फार्मर्स होते हैं। देखो, गाय जो होती है ना, उसे हर कोई नहीं पालता। टू बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू हियर, कि अगर आप फैक्चुअली देखो, अगर आप एक बेस माइंड लगा के देखो अपना, गाय कौन रखता है जो उससे बिजनेस कर सके। अब बिजनेस किस तरह से होगा, या तो मिल्चिंग एनिमल होना चाहिए, मिल्चिंग काऊ होना चाहिए, मतलब दूध देने वाली होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, दूध बेच के पैसे कमाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप फार्मर एज ए खेती में अपना यूज कर सकते हैं गाय को। कभी किसी को देखा है एज अ पेट एनिमल यूज करते हुए? नहीं देखा होगा, ये देखा भी होगा तो बहुत रेयरेस्ट देखा होगा।
कि 100 में 5 होंगे, लेकिन 95 नहीं है। और एक किसान जिसकी शायद जो अपना गुजारा मुश्किल से करता है, वो कैसे करेगा ये सब काम। प्लस काउ इज अ वेरी हाई मेंटेनेंस एनिमल, कि कम से कम डेली का 500 रुपए का खर्चा है उसमें आज के टाइम पे, रिगार्डिंग की जो चारा होता है वो किस हिसाब से दे रहे हो आप, कोई कोई अगर उसके साथ काम करने के लिए है, कि बहुत सारी चीजें होती है। जब आप ये गाय रखते हो घर में अपने, तो शेड होता है, खाना होता है, दवाइयाँ होती है, और एक गाय को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए केवल 4-4.5 हजार का आराम से खर्चा आएगा। ठीक है, तो डेयरी फार्मर्स ने ही इस पे कहा कि बोर्ड ने उन्हें हेल्प नहीं की तब व्हेन थाउजेंड्स ऑफ काउज डाइड ड्यू टू द लंपी स्किन डिजीज। तो यहां से आपको ये चीज भी निकल के आ गया, लंपी स्किन डिजीज। इसे हम लोगों ने आई गेस की जुलाई लास्ट ईयर अगस्त स्टार्टिंग में पढ़ा था, LSD नाम से, लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज ये काऊ में होता है, एनिमल्स में होता है ये, और ये ट्रांसफरेबल नहीं रहता है। लंपी स्किन डिजीज थी, ये काऊ से रिलेटेड है। तो एक तो इंफॉर्मेशन आपको यहां से पता चल गई, क्योंकि काऊ की बात है तो ये चीजें उठेंगी पीछे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता क्या है। देखो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। कभी भी कोई पूछे कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो किस तरह की बॉडी है, तो साहब स्टैट्यूटरी एडवाइजरी, स्टैट्यूटरी है मतलब किसी एक्ट से बना है, 1960 का एक्ट है, वो बताएंगे हम आगे। एडवाइजरी है मतलब ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये यूनियन को, कि आप इस तरह से काम करो, ये स्टेप्स आप ले सकते हो। अच्छा, ये इनिशियली ना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर था। ठीक है, और ये बना था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत। तो ये एक एक्ट से बन रहा है, तो एक्ट से बन रहा है तो स्टैट्यूटरी हो गया। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड आया था 1962 में, एग्जिस्टेंस में 1962 में आया। और किस एक्ट के थ्रू बना? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। आसान भाषा में बात खत्म हो गई यहाँ पर हमारी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इट एस्टैब्लिश्ड इन 1962। स्टार्टिंग में बता दिए, याद रखो ना इसका। देखो ऐसे डाइवोर्स करके याद मत रखना कि 1962 1960 ना। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी which was formed by the Act of Prevention to Animal Cruelty Act 1960। 2 साल के बाद वो बन गया 1962। इनिशियली डेयरी वगैरह मिनिस्ट्री इसको देखती थी। इनिशियली हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में था, अब नहीं है, आगे देखेंगे हरियाणा में शिफ्ट हुआ है ये। इट वाज स्टार्टेड अंडर द स्टीवर्डशिप। अच्छा, इनको स्टार्ट करने वाली थी श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणडाले, ये थी जिन्होंने 20 साल तक इस बोर्ड को चलाया। ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड से। ठीक है, स्टैटिक के नाम पे। मेंबरशिप 28 मेंबर्स होते हैं, 3 साल के लिए ये लोग रहते हैं। सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिर पार्लियामेंटेरियंस, ये सब रहते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इज अ पीरियड ऑफ 3 years। हेडक्वार्टर मूव टू बल्लभगढ़, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सिंपल स्टार्टिंग में बताया था चेन्नई था, और उसके बाद ये शिफ्ट होके आ गया बल्लभगढ़, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये चीज याद रखना कि ये जो शिफ्टिंग हुई है कैपिटल की, वो 2018 के बाद हुई है। ठीक है, यानी 2018 तक कैपिटल इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? चेन्नई में, और अब हेडक्वार्टर आ गया बल्लभगढ़ इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एनिमल राइट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनिमल्स के पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग राइट होता है, दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब हुआ कि लॉ बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, वो लाइफ भी ले सकता है। दैट इज द फाइनेस्ट एग्जांपल की डेथ पेनल्टी। ठीक है, स्टेट लेता है वो। आर्टिकल 21 किस केस में कहा गया था? एनिमल वेलफेयर बोर्ड था, AWBI वर्सेस N नागराज वर्सेस A नागराज है। और ये आपका जल्लीकट्टू वाला केस है। जिनको जल्लीकट्टू नहीं पता उनको ये चीज याद रखना कि एक फेस्टिवल है बुल टेमिंग का, उसी से रिलेटेड है ये। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस A नागराज में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस एक्ट एज 3 month। देखो अब हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, हर रिश्ते की भी एक्सपायरी डेट होती है ना, कि आज न कल वो रिश्ता खत्म हो जाता है। वैसे यहाँ पर है 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड है, कि 3 महीने, जैसे मान लो कि आज हो गया आपको 9 Feb 2023, तो फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल से मई, तो 9 मई 2023 तक आपको फाइल करना पड़ेगा कंप्लेंट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एनिमल क्रुएलिटी। और लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर आ गया 3 महीने का। लिमिटेशन पीरियड आपको लिमिटेशन एक्ट जब पढ़ोगे लॉ में, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
आर्टिकल 40 डीपीएसपी का ये बोलता है कि मिल्चिंग एनिमल्स, ये बड़ा ध्यान से पढ़ना, लोग ये बोल देते हैं कि काउ इज अ लाइक नेशनल एनिमल, ठीक है, और काउ इज अ होली एनिमल। ठीक है, अच्छी बात है, बोलने के लिए बहुत सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहीं नहीं बोलता। कॉन्स्टिट्यूशन काउ प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लिमिटेड प्रोटेक्शन की बात करता है। अगर बात करें तो यहां देखेंगे अगर आप, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल जो 48 है वो क्या बोलता है, स्टेट टू मेक एफर्ट्स फॉर बैनिंग एनिमल स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड calves, ठीक है, एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। मिल्च मतलब जिनसे दूध निकलता है, यानी मिल्किंग एनिमल्स, मतलब कोई भी काफ या काउ जिससे मिल्क निकलता है आप उसे नहीं मारेंगे, ठीक है। ड्रॉट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जो लोड्स उठाते हैं। लोड्स कौन कौन से, जैसे हॉर्स हो गया, ऑक्स हो गया, तो ये सब चीज ड्रॉट कैटल्स हो गए। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर दो तरह के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, राइट। यह क्लियर है चीजें, आई गेस। कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे देखते। एक अच्छा, ये जब आर्टिकल पढ़ोगे ना तो उसमें कामधेनु लिखा होगा, कामधेनु गौ माता इस टाइप का। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी था, जो कि गोकुल ग्राम से स्टार्ट होता है, तो वो दोनों को लिंक करेंगे अभी हम। मोदी जी के रिजाइन में स्टार्ट हुआ था दोनों। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 2019 में स्टार्ट हुआ। ये एक हाई पावर्ड परमानेंट एडवाइजरी बॉडी है। तो ये क्वेश्चन आए कि कामधेनु आयोग किस तरह का बॉडी है, तो परमानेंट एडवाइजरी। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। अच्छा, परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी है विद द मैंडेट टू हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करेगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काउस, जो हमारे यहाँ गाय होती हैं उनके इंडिजीनियस ब्रीड्स को प्रोटेक्शन देना, उनके डेवलपमेंट देना, बीमारियों से दूर भगाना, ये फिर जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड काम करता है कामधेनु आयोग। कामधेनु आयोग कब बना, 2019 में। किस तरह का बॉडी है, परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी। सबसे बड़ा एडवाइजरी बॉडी है व्हेन इट कम्स टू द गाय प्रोटेक्शन इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। काम खत्म, बस इतना याद रखना है इस चीज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। याद रखना, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग विल फंक्शन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जब व्हेन आई वाज स्टार्टेड विद द कामधेनु आयोग, मैंने एक बात बोला था गोकुल मिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कामधेनु आयोग और कामधेनु आयोग जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है आपका गोकुल मिशन का। तो अपन को क्या देखना है, गोकुल मिशन क्या होता है। ये स्टार्ट हुआ था जिस साल मोदी जी आए थे, यानी 2014 में। नरेंद्र मोदी विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेलफेयर, मतलब पेरेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या था, गोकुल मिशन, ठीक है। सबसे पहले आया गोकुल 2014 में, और उसके बाद आ गया आपका कामधेनु, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप। और इन दोनों का एक मेन एस्पेक्ट है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे रिलेटेड एक केस है जल्लीकट्टू का, और जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 21, और एनिमल वेलफेयर के लिए एक आर्टिकल है आर्टिकल 48। तो इस तरह से हम देखा कितना छोटे में वो सारा चीज आ गया। आर्टिकल 48, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जल्लीकट्टू, आर्टिकल 21। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ना तो काम कर लोगे। गोकुल है, कामधेनु आयोग है, ठीक है। गोकुल मिशन के अंदर लगभग 20 गोकुल ग्राम है अभी के टाइम पे। ये अपडेट होते रहता है, तो प्लीज एग्जाम से पहले ना एक बार चेक करना। आई वाज सर्चिंग अबाउट द नंबर ऑफ गोकुल ग्राम्स, मुझे वहीं 16 और कहीं पे 20 मिला नंबर। तो 20 इज द हाईएस्ट नंबर अभी तक का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड्स जो दूध देते हैं फॉर इंप्रूविंग मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। ये गोकुल मिशन इनके लिए फोकस्ड रहेगा। आर्टिकल 48 का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। बस देखो डीपीएसपी क्या बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि आप ये सब काम करो। तो स्टेट ने क्या किया, आर्टिकल 48 को इंप्लीमेंट करने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, एक तो गोकुल मिशन स्टार्ट किया और एक कामधेनु आयोग स्टार्ट किया। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। वैसे अभी तक लग गया होगा एक काऊ हग का टॉपिक कितना लंबा खींच सकता है। चलिए गोकुल ग्राम्स देख लेते हैं। तो गोकुल मिशन के ही अंडर स्टैब्लिश हुए गोकुल ग्राम्स, जहां पे 14.5% इंडियन हाउसेस, द वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन ऑफ विच 83% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडिजीनियस कैटल्स के प्रोडक्शन के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई के गवर्नर साहब हैं ये, ठीक है। और अभी मैडम ने बजट पेश किया, निर्मला सीतारमन जी ने। तो बजट जब पेश किया तो उन्होंने 2-4 बातें कही, तो एक बार देखते हैं, उसके बाद अपन आ जाएंगे एमपीसी पे।
और थोड़ा बहुत टर्म्स देखेंगे। जब भी बजट पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा जो जीडीपी है 6.2 से 6.8% रहने वाला है। ये आपको बात इकोनॉमिक सर्वे में भी बताई गई थी। और इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आप लोग सोच के बताओ कि कौन पब्लिश करता है। अगर चीज दिमाग में नहीं आ रहा, वर्ल्ड बैंक दिमाग में आ रहा है तो प्लीज निकाल देना, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही मैंने बताया था कि ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनके नाम याद रख लो ताकि आसान होगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो इसको निकालता है आईएमएफ, ठीक है, 2 बार निकालता है साल में। तो अभी यह है इकोनॉमिक आउटलुक। इन्होंने कहा जीडीपी इतना जाएगा और इन्फ्लेशन हम 5.4% तक ले आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन ना एक चीज होती है, महंगाई वाला जो है, तो आप +-4 कर सकते हो। बेस होता है 2, मतलब +-2 होता है, सॉरी देखो आपका 4 पे हो, ठीक है, 4 +-2 इस टाइप से चीजें चलती हैं। मतलब 4% इज द बेस, या तो आप 2% कम करो यानी 2%, या तो आप 2% ज्यादा रख सकते हो 6%। मतलब आपको इसके बीच में रहना है, ठीक है। और ये 2015 के आसपास बनी थी और इसकी एक कमेटी थी उर्जित आर पटेल की। कमेटी को बनवाने वाले थे रघुराम राजन साहब, उस टाइम पे वो गवर्नर थे आरबीआई के। तो उन्होंने एक कमेटी बनवाई थी उर्जित आर पटेल साहब, उनसे बोला था कि देखो कुछ करो यार, उम्मीद तो है, अब नहीं तो बागे तो सारा बंटाधार है, ठीक है। तो वही चीज बातें हुई, तो 4 +-2 का कॉन्सेप्ट आया उस टाइम पे, इन्फ्लेशन को हम इतना ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और कहा गया कि हर 5 साल पे हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा चेंज आया नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस एमपीसी इज। और आरबीआई ने क्या किया है, अभी अपना रेपो रेट वाला 0.25 पे ले गए हैं, तो वो क्या है देख लेते हैं। 2 टर्म होता है बेसिकली, एक होता है आपको रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसे हम कहते हैं RRR। ये जूनियर एनटीआर वाली मूवी नहीं है। रेपो रेट होता है जिस रेट से बैंक्स लोन लेती हैं, बड़े बैंक मतलब आरबीआई से, जो सेंट्रल बैंक से जो लोन लगी जिस रेट पे, वो मुझे मान लो कि सेंट्रल बैंक से हमें 5,000 रुपए लेने हैं, उन्होंने कहा 5,000 रुपए दे दो साहब, 6.5% ब्याज पे ले लो, 6.5%, जो कि अभी है। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई जिस रेट पे लोन देती है कि हाँ ले जाओ, लो पैसा, सॉरी पैसा दो, ठीक है, मैं तुम्हें इतने % पे दे दूंगा। ये गवर्नमेंट्स जनरली करती हैं आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वेडनेसडे को बेंचमार्क रेस कर दिया है लेंडिंग रेट का, मतलब पैसे देने का रेट का, ठीक है, पैसे ले जाओ मेरे से। रेपो रेट पे उन्होंने 6.5% कर दिया, लेकिन 6.5% के ब्याज पे दोगे। पहले था 6.25, अब 6.5 कर दिया इन्होंने। ये ऐसे ही रिवाइज होते रहता है हर क्वार्टर में, ठीक है। आरबीआई ने टारगेट किया है कि परसिस्टेंसी हाई कोर ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन दैट इज द इंप्रूविंग द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी आउटलुक को ठीक करने के लिए हमारे पास ये रास्ता है। अच्छा, एक इसमें ना वर्ड आ रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर, इंडियन नहीं, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये याद रखना नाम, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। आरबीआई 1935 में फंक्शन में आया एक एक्ट से जिसका नाम है भाई आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई अपने 1934 एक्ट से फंक्शन में आया 1935 में, और इसके पहले गवर्नर बने सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इतनी बातें एक बेसिक दिमाग में रखना बस, और ज्यादा कुछ नीड नहीं है इसमें। अब हमारा मेन काम है कि इस टॉपिक का इंटेंशन जो था एमपीसी, जिसने रिकमेंडेशन दी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने वाले थे उर्जित आर पटेल साहब, और वो ना होते तो शायद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कभी बनती भी नहीं। उसमें कितने लोग होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिप्रेजेंटेटिव होगा, आरबीआई के क्या रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उन सब चीजों को देखेंगे। ये देख लो अमेंडेड आरबीआई एक्ट 4 +-2 का टारगेट रहता है इन्फ्लेशन का, हर 5 साल में आप एक बार रिवाइज करो, लेकिन अभी तक रिवाइज का ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2 से 6 के बीच में रखना, और इन्होंने क्या किया 5.4 का है कि भी है, फिर भी बहुत ज्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बेसिकली आरबीआई के एक सेक्शन में बनता है, सेक्शन 45ZB। 45ZB जो है आरबीआई एक्ट का, जब बैंकिंग इंश्योरेंस लॉ कभी पढ़ोगे तो 45ZB आता है आरबीआई एक्ट का। 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी एमपीसी 2015 में बनी और उसने रिकमेंडेशन दिया 2016 में। ऐसे अगर सीक्वेंस याद रखोगे कितना मजा आएगा ना पढ़ने में, भाई तो रटना नहीं पड़ेगा।
45Z भी आरबीआई अगर 2015 में आया तो इसमें अमेंडमेंट कब होगा, 1 साल बाद। 2016 अमेंडमेंट करके इसमें घुसा दिया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। कंपोजिशन 45Z में होगा, सेज एमपीसी शैल कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, जिसमें आरबीआई गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। मतलब कोई भी आरबीआई का गवर्नर हो, चेयरमैन वो इसका हो जाएगा अल्टीमेटली, ऑटोमेटिकली, सॉरी। चलिए देखते कौन कौन से लोग हैं, 6। तो सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले थे हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब, सबसे पहले। अब बचे कितने, 5 लोग। डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, एक आपका डेप्यूटी गवर्नर होगा जो कि मॉनिटरी पॉलिसी के इंचार्ज में होगा। जैसे मान लो कि 3 लोग हैं तो 3 में से एक आपका गवर्नर बना हुआ और एक बंदा कोई सा भी आपका डिप्टी गवर्नर बना हुआ है। एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड एक कोई बैंक का ऑफिसर नॉमिनेट करेगा। एक होता है ना, नीचे वाले सारे लोगों को भी सब कुछ पता होता है, बैंक ऑफिसर एक नॉमिनेट किया जाएगा। 3 पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 रिप्रेजेंटेटिव, बस काम खत्म। 3 3 6, मतलब एक आरबीआई से, एक आरबीआई का चेयर जो गवर्नर होंगे वो, एक डेप्यूटी गवर्नर जो कि मॉनिटरी पॉलिसी के इंचार्ज में होंगे वो, एक होंगे आरबीआई का एक कोई बैंक का ऑफिसर होगा जिसको रिकमेंड किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड के थ्रू, एक आप 3 आपके होंगे सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स, बस काम खत्म। तो ये चीज याद रखना। उर्जित आर पटेल ने ही सबसे पहली बार प्रपोज किया था 5 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को, लेकिन इसमें 6 लोग हैं अभी। नाउ नॉर्डिक कनेक्ट टू इंडिया पावर ग्रीन ट्रांजिशन। देखो ग्रीन ट्रांजिशन की जब भी बात आती है तो 2-3 चीजें याद रखना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी हम ग्रीन ट्रांजिशन की बात करते हैं, क्योंकि इस साल ग्रीन ग्रीन बहुत होगा। सबसे बड़ा कारण है आपका G20 ग्रुप ऑफ 20 में 19+1 मेंबर है, एक आपका यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 मेंबर हैं। तो टोटल मेंबर अगर टोटल करोगे तो 46 हो जाएंगे इसके टोटल मेंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है किसी एग्जाम में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ द एग्जाम, बट ये बात पूछी गई थी। ठीक है, G20 जिसमें अभी हेड कर रहा है G20 को इंडिया। ठीक है, पिछली बार किसने किया था, इंडोनेशिया ने, या बाली कह लो, कैपिटल्स के ही नाम लिखे जाते हैं, इंडिया इंडोनेशिया। अब अगली बार कौन करेगा, ब्राजील। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से चलता रहेगा, वो चीज आगे आगे बढ़ता चले जाएगा। यानी किस सिस्टम पे काम करता है इतना तो पता होगा आप लोगों को कि एक सिस्टम होता है जिसका नाम है ट्रोइका, उस पे काम करता है कि जो था, जो है, जो रहेगा, आगे आने वाले वो तीनों मिलकर काम करते हैं। इस बार का इंडिया का थीम है वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली वासुदेव कुटुंबकम, है ना। अगर दिल्ली में रहते हो तो बहुत जगह देख भी लिया होगा। तो G20 की बात आती है तो एक आता है कार्बन न्यूट्रल होना, कार्बन न्यूट्रल और ग्रीन, ग्रीन के ऊपर जाना, फोकस करना। और ये चीज हमारे इस बार बजट में भी था। ठीक है, ये सेम बात हमारे बजट में भी की गई थी कि भाई साहब, और ये ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत जरूरी है, तो उस पर देखेंगे कि कैसे हम बाकी कंट्रीज से कॉम्पीट कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। और G20 याद रखना, इस बार का बजट का थीम भी G20 था। ठीक है, बजट के फर्स्ट पेज पे G20 बनाया हुआ था क्योंकि इंडिया शेयर कर रहा है। नॉर्डिक कंट्रीज आर रेडी टू ऑफर देयर टेक्नोलॉजीज, वो रेडी हैं कि अपने टेक्नोलॉजीज देने के लिए। ग्रेट डील दे रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दे रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मतलब वहां पर टैक्स टुक्स का उन्होंने हटा दिया कि भाई ये हटाओ, इसका फ्री ट्रेड बैरियर एग्रीमेंट, कोई दिक्कत नहीं, मस्त ट्रेड करो। ट्रेड इन सर्विसेज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, इक्वली एजुकेशन है, IT एनर्जी है, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्वे एंड फिनलैंड ने तो ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन किया है इंडिया के साथ। ठीक है, नॉर्वेजियन सोवरेन वेल्थ फंड इज लाइकली टू बिकम वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर। तो कौन सा नॉर्वेजियन सोवरेन वेल्थ फंड जो इसका इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे लार्जेस्ट हो सकता है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। नॉर्डिक कंट्रीज क्या है, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक का ऊपर वाला रीजन। इसमें कितने लोग हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन है, और ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ फरो आइलैंड है, ग्रीनलैंड है, एंड ऑटोनोमस रीजन ऑफ अलांडा है, अलांड। देखो ग्रीनलैंड जो, डेनमार्क जो है इधर, ग्रीनलैंड ये आपको मिल जाएगा उधर जाओगे जब नॉर्थ अमेरिका के साइड पे, तो वो मिल जाएगा ग्रीनविच वाला जो लाइन था, ग्रीनविच से इसको मत कंफ्यूज करना, डेनमार्क की डैनिश टेरिटरी है बेसिकली, और ये डेनमार्क भी इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अनफिट फॉर द हाउस एंड हाउ आर दे कंपाइल्ड। देखो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स गए कि उन्होंने कहा
कि मौन मुनि करके ऐसे ऐसा कोई वर्ड है, और चमचागिरी, कोविड, या फिर संक्रमण फैलाने वाला, इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होती हैं। तो इसमें सेम जब ये बात चल रही थी कल पार्लियामेंट में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, राहुल गांधी भी थे, और महुआ मोइत्रा भी थे। तो इन्होंने मतलब कुछ ऐसा बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हम एक्सपंज कर देंगे, ये हम नहीं लगाएंगे, ये रिकॉर्ड में नहीं होगा, ये अनपार्लियामेंट्री है। तो खैर स्पीकर साहब का, चेयरमैन साहब की बात माननी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। खैर खड़गे साहब ने भी बहुत स्मार्टली सजाया, और देखना कभी ये मनोज डिबेट, काफ़ी अच्छी बात है। कुछ कुछ एक आधा एक्सपंज वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि एक चमचागिरी है, चमचागिरी ये मोदी जी से रिलेट करता है कि यूज किए जाते थे पहले। कॉन्टेक्स्ट ये था, हेटेड एक्सचेंज इन विच एमएलए फ्रॉम राइवल साइड्स यूज्ड इट्स पर्सनल अटैक्स, कि जब आप मोदी जी के बारे में कुछ बोलो ये चमचा है तो उसको, है ना। ग्रीड है, राज्यसभा में एक्सपंज किया गया इसको, और ये बात किया गया कॉन्टेक्स्ट, अ मेंबर हैज सेड इवन दो दे टॉक अबाउट हिंदुत्व देयर रिलीजन इज ग्रीड, ठीक है, यहाँ से इससे एक्सपंज किया गया। स्नूप गेट है, एक्सपंज किया गया लोकसभा में, इट वाज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेगासस स्नूपिंग, पेगासस स्पेवेयर जो आया था उससे रिलेटेड है। किक आउट है, ये पंजाब असेंबली में एक्सपंज किया गया। करप्ट, मतलब आप करप्ट वर्ड भी नहीं बोल सकते हैं, कॉवर्ड भी नहीं बोल सकते हैं, डरपोक, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मौन मुनि है, इस टाइप के वर्ड भी आप नहीं बोल सकते हैं। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्यों नहीं बोल सकते। देखो एक वर्ड होगी, आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो पहली बार सुन लीजिए। एक वर्ड है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अगर आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करना है, या फिर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना है, लोकसभा में कौन लोग जाते हैं, वही जिसे हम आप चुनते हैं। अब उन्हें अगर बोलने की आजादी नहीं होगी तो वो कैसे हमारी बात रख सकते हैं। अब देखो जब भी बात होती है कोई स्लैंग आ जाता है बीच में, अब उस स्लैंग के चक्कर में आप बोल नहीं सकते हो। तो अब ये बात हुई कि भाई क्या किया जाए फिर इनका। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि ठीक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देंगे, कि हाँ पार्लियामेंट में जो बात कहो ठीक है, कंप्लीटली फाइन, प्रिविलेज है, बट आप कोर्ट के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। कोर्ट के कंडक्ट को कभी डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहब उन्होंने कुछ एक्शन लिया या फिर कुछ किया, तो आप उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं करोगे पार्लियामेंट, ये एक्सक्लूडेड है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। लेकिन हाँ कुछ बातें विद द टाइम ये चीज कही गई। राहुल गांधी के कुछ स्पीच को एक्सपंज कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से। आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट और एनी कमिटेड देयर ऑफ। अंदर पार्लियामेंट में कुछ भी बोला जाए उसके लिए आपको बाहर कन्विक्ट नहीं किया सकता। मतलब ये आर्टिकल बात कर रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है कैसे? हाउएवर एमपीज डू नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू से व्हाटएवर दे वांट टू से, क्योंकि एक चीज होती है जिससे हाउस रन करता है, दैट इज द रॉक पॉप, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सिंपल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो होता है उसका रूल 380 बोलता है एक्सपंक्शन की ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ये बोलता है कि इफ द स्पीकर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन डिबेट which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, the speaker may, while exercising discretion, order that such word is expunged from the proceeding of the house. अगर स्पीकर को लगता है कि कोई अगर बात बोली गई है डिस्कशन की या डिबेट के टाइम पे, वो या तो डिफेमेटरी है, या वो या तो इनडिसेंट है, अनपार्लियामेंट्री है, अनआइडेंटिफाइड है, ये इस तरह की चीजें हैं, तो उसे स्पीकर एक्सपंज कर सकता है। इट इज अप टू द विजडम ऑफ स्पीकर। याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी आते हैं और लीगल रीजनिंग में भी आते हैं। लास्ट टाइम आई टोल्ड ड्यूरिंग द सरोगेसी और क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन बिल, और एक और टॉपिक था दैट इज स्लिपिंग फ्रॉम माय माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो एग्जाम में आया। मैंने कहा था कि ये टॉपिक लीगल सी दोनों का है, और वो आया लीगल में जाकर के। 3 क्वेश्चन आए थे, अगर 5 क्वेश्चन ही मान लो तो 15 क्वेश्चन भाई साहब पहले से जानते हुए टॉपिक को, बहुत बड़ी बात होती, पढ़ने का टाइम बच जाता है। तो वैसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आराम से आप पे पैसेज बन सकता है कि कोई एक्स नाम का एमएलए है, वो पार्लियामेंट में कुछ इस तरह की बातें करता है, या आईलेट भी पूछ सकता है, अब पार्लियामेंट में कुछ बातें करता है और फिर बात करते करते वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। और इससे रिलेटेड तो केस भी है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से, बिहार असेंबली इलेक्शन का केस है, कहानी सुन लो। बिहार असेंबली इलेक्शन में पार्लियामेंट में कुछ बात बोली जाती है, इलेक्शन नहीं, बिहार असेंबली में
कुछ बातें बोली जाती है और ये कहा जाता है कि ये हाउस की प्रिविलेज है, ये हाउस की प्रिविलेज की बात है, तो ये बाहर पब्लिश नहीं होगी, बट वो बिना किसी पर प्रायर परमिशन के पब्लिश कर दी जाती है। तो वो केस होता है, जाके देखना केस का नाम क्या था, गूगल करना, थोड़ा स्टोरी पढ़ना, मजा आएगा, डालना बिहार हाउस असेंबली एक्सपंज्ड केसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, जिसमें सिंपली ये कहा गया था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नाम की भी कोई चीज होती है, हाउस में मेंबर्स की प्रिविलेज होती है, आप बिना हमारी परमिशन के, जिनको हमने एक्सपंज किया, एक्चुअली हुआ क्या था कि लेट सपोज कि मैंने बोला आई एम शशांक साची, ठीक है, स्पीकर ने कहा कि इसको एक्सपंज कर दो, ये नहीं पब्लिश होगा कहीं भी। इसमें आई एम शशांक साची जो था, उनको लगा कि एम जो है वो डेरोगेटरी वर्ड है, उन्होंने कहा आई शशांक साची इज ओके, बट एम इज डेरोगेटरी, उन्होंने उसको खींच लिया, वो एक्सपंज हो गया। लेकिन किसी रिपोर्टर ने क्या किया, उसको पब्लिश कर दिया, तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अगेंस्ट है, राइट। तो इस पर कहानी पढ़ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में मिल जाएगा कहीं भी, ना मिले तो फिर बताना। नेक्स्ट है, इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आर्टिकल रूल 381 ऑफ रॉककॉब, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, द पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस टू एक्सपंज शैल बी मार्क्ड बाय एस्टरिस्क। जिस पोर्शन को, जैसे मैंने क्या लिखा, देखो एक मैंने लाइन लिखी, आई एम शशांक, लिख दिया मैंने। अब स्पीकर ने कहा कि इसमें जो ये वर्ड है एम जो है वो डेरोगेटरी है और डिफेमेटरी है, लेट सपोज फॉर अ वाइल, तो उन्होंने कहा कि एम डेरोगेटरी, तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एस्टेरिस्क लगा देंगे, कहेंगे कि ये एक्सपंज हो चुका है, इसको हटा दिया जाए, एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर, चेयर के हिसाब से एक्सपंज्ड है, तो ये कहीं भी पब्लिश नहीं होगा, और इसे कोई पब्लिश करता है तो डेट इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किसके अंदर आता है, 105 नॉट 2, 105 क्लॉज 2, 105 क्लॉज 2 याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और 381 380, अच्छा इसमें और है कि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ किसका होता है, राज्यसभा का। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, लोकसभा डिसॉल्व होता है जब भी, अच्छा एक चीज और होती है, लोग को लगता है कि लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व होता है, ऐसा नहीं है, ये ठीक है, इंफॉर्मेशन सही है, लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व होता है, बट लोकसभा की टेन्योर तब तक होती है जब तक गवर्नमेंट के पास पीपल्स का सपोर्ट होता है। जिस दिन सपोर्ट खिंच गया उस दिन समझो गई सरकार, और जिस दिन सरकार गई या तो चौथे साल में गई, तीसरे साल में गई, वो डिसॉल्व हो जाएगा। लोकसभा का भी डिसॉल्व नहीं होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास इसमें डिस्क्रिप्शन होता है सब कुछ का, कि भाई हम डिसाइड करेंगे, स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही सब कुछ होगा, कि भाई अपन डिसाइड करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि वाला पॉइंट है उनके पास, ठीक है, और वही उन्होंने कल किया भी। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट नॉट टू मिस द लेसन फ्रॉम अ कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। ये देख लेना, ये ड्रामा हम लोगों ने भी बहुत कर लिया है, तो प्लीज गो टू द बैक वीडियो, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 2, कॉलेजियम एंड उसमें पूरा कवर कर रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा है, प्लीज गो फॉर इट, राइट। चलिए, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान टेस्ट इज फर्स्ट, 1974 है, ये बेसिकली एक मूवी भी है जिसकी अभी जस्ट शादी हुई है, कियारा आडवाणी के हस्बैंड, आई एम जस्ट लूजिंग हिज नेम, सिद्धार्थ, यस, तो मूवी बनाई हुई है, स्पाई करके नाम है कुछ मूवी का, 1974, उसमें बताया भी गया है इस बारे में, पूरी कहानी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटी एजुकेशन स्कीम वाज ग्राउंडेड एज पर द लेटेस्ट यूनियन बजट अनाउंस, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, हमारी धरोहर है कि क्या है। Which tribe has held for the chief minister's chair for 34 years, ये वाला। So these all were the questions और टॉपिक जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि टॉपिक अच्छा लगा होगा, कोई डाउट आए प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल surely deal with it, and these are the some social media channel on which you can follow us for the more related contents. Thank you, that's all from my side.